बच्चों 10th साइंस का नया लेसन शुरू हो चुका है। आज उसका दूसरा एपिसोड है। लेसन नंबर है 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। पिछले एपिसोड में जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो पहले पहुंचते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। पिछले एपिसोड की बात करें तो हम एक रासायनिक परिवर्तन पढ़ा करते थे। आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि कोयले को अगर जलाया जाता है, कोयले को क्या किया जाए, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये आपके पास रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण था, क्योंकि कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नया पदार्थ बनता था और ये पदार्थ मूल पदार्थ कोयले से भिन्न है। ये गैस है, ये ठोस है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस कोयले में भी नहीं बदला जा सकता। एक बार कोयला जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया तो वापस कोयले में नहीं बदला जा सकता। इसलिए इन सब गुणों के कारण ये रासायनिक परिवर्तन था। आज हमें सीखना है रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत ही आसान परिभाषा कि ये क्या है। ये है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। क्या है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, उसी को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब कोयला वायु की उपस्थिति में जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसी को ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब बात है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि यदि कोयले को मैं कोयले के प्रतीक से प्रदर्शित करूं, कोयले का प्रतीक क्या होता है? कोयला कार्बन का बना होता है, इसलिए इसका प्रतीक होता है C। वायु से मतलब यहां पर ऑक्सीजन से है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस का प्रतीक होता है O2। और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है? CO2। तो अब ये जो बन गई, ये इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो आपको रासायनिक समीकरण पता लगी क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों को यदि उनके प्रतीक से प्रदर्शित किया जाए तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, इनके प्रतीक लिख दिए और बनने वाले पदार्थ का भी प्रतीक लिख दिया, तो अब जो समीकरण जो बना है इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा होगी कि यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक से प्रदर्शित किया जाए, उनके प्रतीक से प्रदर्शित किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से अपने पास रासायनिक समीकरण की परिभाषा आ गई। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण तीनों एक ही चीजें हैं।
रासायनिक परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है उसको रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों को यदि उनके प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाए तो बनने वाले जो अभिक्रिया जो होगी उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक समीकरण है। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं बच्चों। चलो, आपको पता लग गया कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब आप समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, तो मैं इसको पूरा बोर्ड यूज कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। बहुत सारे रूल अपने देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है, और रासायनिक समीकरण लिखी होगी तो हमें उससे क्या क्या पता चलता है। देखो, आपके पास रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, आप लिख रहे हो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ रहे हो? रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया में आपने एक समीकरण लिखी थी, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था और ये मिलकर के क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा था। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उन पदार्थों को बाईं ओर लिखा जाता है। ये मेरा हाथ कौन सा है? लेफ्ट हैंड है, तो ये इनको किस साइड लिखा गया? बाईं ओर। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बाईं ओर लिखा जाता है और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को दाईं ओर लिखा जाता है। इनको अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनको किधर लिखा है? बाईं ओर, और जो बन रहे हैं उनको किधर लिखा है? दाईं ओर। और इनके बीच में क्या लगाया है? तीर का निशान। तीर का निशान किधर की तरफ है? इधर की तरफ, जिधर बन रहा है पदार्थ। ठीक है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनको क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को, ये बनने वाला CO2 है, बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? क्रियाकारक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद। ये क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इन्हें क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाएगा। ये बनने वाले पदार्थ हैं, इनको उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में तीर का निशान लगाया जाएगा। तीर का ये जो साइन है, ये किस साइड होगा? उत्पाद की ओर होगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर हो गया हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पास इसको मैं इन शॉर्ट कर देता हूं, आप ये इस तरीके से लिख लेना, लेकिन मैं अब इसको शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे और भी क्या चाहिए? पूरा बोर्ड चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया? क्रियाकारक या अभिकारक, और ये जो बना ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है, ये रूल नंबर हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, मैं सारे रूल यहां पर लिखूंगा। चलो, अब रूल नंबर है 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है अभिक्रिया लिखने में? रूल नंबर 2 एक नियम है। वो नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक समीकरण लिखने में आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। द्रव्यमान जिसमें संरक्षण का नियम आ जाए, संरक्षण का नियम का संरक्षण शब्द आते ही आपको समझ लेना चाहिए कि वो क्या रहता है? नियत रहता है। अगर वो कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण, तो इसमें द्रव्यमान नियत रहेगा। मैं आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आपके पास आ जाए संवेग संरक्षण का नियम, तो आप कहोगे जिसमें संवेग नियत रहता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, तो अब आपको वो कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। क्या मतलब है कि इसी समीकरण को मैं दोबारा लिखता हूं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये आपको पता है ये दोनों क्या है? अभिकारक, और ये जो बना है ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, अच्छा, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कार्बन का जो ये जो तत्व काम में आ रहे हैं, इनके परमाणु भार कितने होते हैं? जैसे एक तो कार्बन काम में आ रहा है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। एक ऑक्सीजन काम में आ रहा है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। ठीक है, तो अब ये मैंने बेसिक चीज साइड में बता दी। अब मैं इसमें चेक करता हूं, तो ये जो अभिकारक है ना, इसमें कार्बन का भार कितना होगा? 12 प्लस
ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 2, तो इंटू 2 कितने हो गए 12 प्लस 32 कितना बन गया 44, 12 प्लस 32 कितने होते हैं 44। ये तो क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान है। अब उत्पाद का द्रव्यमान देखो, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16, ऑक्सीजन है कितने 2, तो इंटू क्या कर दिया 2, या आप ऐसे कर लो कि कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, कितनी बार है ऑक्सीजन 2 बार, तो 16 प्लस 16, तो इन सारों को जोड़ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32, और ये 12 प्लस 32 कितने हो गए 44। ठीक है, तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना 44, उत्पाद का कुल द्रव्यमान कितना 44। तो इसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। ठीक है, जिस द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 44 से इधर द्रव्यमान 50 कर दो, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ नहीं सकता। इधर 44 से इधर आप 40 कर दो, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्यमान घट भी नहीं सकता। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे आप कॉपी में, इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चलो बच्चों, तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि मैं आपको एक बार लिख देता हूं, जैसे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो बच्चों, इस नियम से क्या अभिप्राय निकला, इस नियम से यह निकला कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे कार्बन 1 था यहां पे कार्बन 2 कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे कार्बन 2 कर दूं, ऐसा कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहां पर तो कार्बन ये फिर 12 भार और बढ़ जाएगा, 12 और बढ़ जाएगा तो 44 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 44 प्लस 12 हो जाएंगे 56। ठीक है, तो यहां पर तो भार था 44, यहां पे हो गया 56, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप कार्बन की मात्रा बढ़ा नहीं सकते, जितने कार्बन इधर है उतने ही कार्बन इधर रखने पड़ेंगे, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही ऑक्सीजन इधर रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि इसका मतलब आप परमाणुओं की संख्या जो है वो उत्पादों में और क्रिया कारकों में बराबर रखोगे, ये कहना चाहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसा नहीं है कि यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पे जाकर के ऑक्सीजन 4 कर दो, नो, जितने क्रिया कारकों में कोई परमाणु है उतने ही उत्पादों में परमाणु होने चाहिए, परमाणु दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। ठीक है, और जिसमें परमाणु बराबर होते हैं उस अभिक्रिया को हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों कि इसमें कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसमें तत्वों की संख्या बराबर है दोनों तरफ, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपके पास बात आ गई तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया। चलो तीसरा पॉइंट आ गया आपके पास, क्या कि रूल नंबर 3 क्या है कि संतुलित अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया। देखो ये क्या कहता है कि जो
द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमें क्या करनी होती है, अभिक्रिया को संतुलित करनी होती है, जिसमें क्रिया कारकों में उपस्थित परमाणु और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है, प्रत्येक परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसी को ही हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। और किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए एक विधि काम में ली जाती है, जिस विधि को हम क्या कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, अनुमान विधि, या इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें कि जैसे आपको मैं ये टॉपिक अलग से करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां जितना काम में आ रहा है उतना मैं करवा रहा हूं। जैसे एक अपने पास C3H8, ठीक है, आपके पास प्रोपेन थी, प्रोपेन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे और ये बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी और जल बन रहा था। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे समझा रहा हूं। ये पूरा अभिक्रिया को संतुलित करना, ये पूरा टॉपिक अगले एपिसोड में अलग से समझाऊंगा। गौर करो, पहले है क्या ये, एक तो मैं समझा ही देता हूं। आपको क्या करना होता है कि ये अभिक्रिया देखो पहले संतुलित है या नहीं है। यहां पर कार्बन कितने बच्चों, 3, यहां पे कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन बराबर नहीं। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 8, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, संतुलित नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1, 3, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे असंतुलित अभिक्रिया। अब संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई तत्व है तो उसको संतुलित करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या है, कार्बन, कार्बन को संतुलित करो। यहां पर कार्बन कितने हैं, 3, तो और यहां पर है 1, तो इसके आगे लगा दो 3, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कहीं 3 आप यहां पर मत लगा देना। ठीक है, संतुलित करने के लिए जो भी अंक लगेंगे वो यहां पर आगे ही लगेंगे, तो यहां पर आप लगा दिए 3, तो अब यहां पर भी कार्बन 3, यहां पर भी कार्बन 3, बराबर हो गए। अब आप संतुलित करो किसको, हाइड्रोजन को, पहले कार्बन को करोगे फिर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 8, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसके आगे अगर आप 4 लगा दो तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन भी हो गए, बराबर। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, ऑक्सीजन 4 एकम 4, ये 4 इसके साथ भी है, ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, तो ये 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 या 6, यहां पे ऑक्सीजन हो गए 6, यहां पे ऑक्सीजन हो गए 4, टोटल को कितने हो गए 10। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहां पर 5 लगा दोगे तो 5 दूना 10, यहां पे 3 दूना 6 और 4, ये भी 10, ये भी 10। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। इसको अनुमान विधि भी कहते हैं। ये जो संतुलित करने की मैंने जो तरीका बताया है, इसको अनुमान विधि भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले देखा कि पहले रूल में क्रिया कारकों को बाईं तरफ लिखते हैं, उत्पादों को दाईं तरफ लगाते हैं, बीच में तीर का निशान लगाते हैं। फिर कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि क्रिया कारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए हमें अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बताया, इसका पूरा डिटेल अपने एक और एपिसोड पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 4 समझना, ये देख लो, जैसे इससे ही मैं रूल नंबर 4 ये जो ऊपर लिखा हुआ इसी से समझा रहा हूं। कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया में 2 से 1 से अधिक क्रियाकारक है, 1 से अधिक क्रियाकारक है, तो दोनों क्रियाकारकों को बीच में प्लस का निशान लगा करके प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रियाकारक 2 है, एक तो प्रोपेन है और एक ऑक्सीजन है, 2 है, तो दोनों के बीच में क्या लगाओगे आप, प्लस। यहाँ पे जो उत्पाद बन रहे हैं वो भी 2 से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, एक CO2 बन रहा है, एक जल बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, धन का निशान लगा करके दोनों उत्पादों को लिखा जाएगा। तो ये चौथा रूल तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल इजी सा है कि अगर क्रियाकारक ज्यादा होंगे तो सारे क्रियाकारकों के बीच में प्लस प्लस का निशान लगा करके प्रदर्शित करेंगे, उत्पाद ज्यादा होंगे तो उनके बीच में भी प्लस प्लस का निशान लगा करके प्रदर्शित करेंगे। ये रूल नंबर हो गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रासायनिक समीकरण लिखने के अभी तक 4 रूल पढ़े हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते और अब जो है अपने क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 5वां रूल कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आना चाहिए आपको, अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिया कारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये बातें आने लग जानी चाहिए। अब बात नंबर है अपनी 5, रूल नंबर है आपके पास 5। 5वां रूल क्या कहता है बच्चों,
कहता है कि जो अभिक्रिया में क्रिया कारकों और उत्पादों के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। क्रिया कारकों और उत्पादों के साथ उसकी क्या लिखी जाती है? भौतिक अवस्था लिखी जाती है। किसमें? छोटे ब्रैकेट में भौतिक अवस्था लिखी जाती है। यदि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ ठोस है, ठीक है, क्रिया कारक या उत्पाद ठोस है, तो उसके साथ ब्रैकेट में एस लिखा जाएगा, छोटे ब्रैकेट में। एस क्यों लिखा गया? क्योंकि एस होता है सॉलिड, सॉलिड को इंग्लिश हिंदी में ठोस कहते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद द्रव है तो उसके साथ ब्रैकेट में लिखा जाएगा स्मॉल एल। एल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का अर्थ है द्रव, ठीक है। और अगर कोई गैस है, ठीक है, तो उसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा जी। और क्यों लिखा जाएगा जी? क्योंकि जी का मतलब क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैंने कोयले को जलाया ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में और CO2 गैस बनी। तो कोयला कैसे होता है? आपने देखा हुआ है, ठोस होता है। ठोस कैसा होगा? सॉलिड। सॉलिड तो ब्रैकेट में क्या आ गया? एस, ठीक है। अब ये आपके पास ऑक्सीजन क्या है? गैस। गैस है तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया जी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या बन रही है? गैस बन रही है, तो इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया जी। तो ये रूल नंबर हो गया अपने पास 5। इसका और उदाहरण भी देख सकते हैं अपने। और उदाहरण जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर को गर्म किया तो ये बन जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको मैंने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। अब ये चूना पत्थर है, ये कैसा होता है? ठोस, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने S। कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है ठोस, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया S। CO2 होती है गैस, तो मैंने लिख दिया G, ठीक है। एक बात और समझना, अगर कोई गैस, इसी के अंदर मैं लिख रहा हूं कि अगर कोई गैस बढ़ती है और वो गैस बाहर निकल रही है, तो उसके साथ ऐसे तीर का निशान लगा दोगे तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? कि इस अभिक्रिया में ये CO2 गैस बनी है और ये CO2 गैस बाहर निकल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं रूल नंबर करवा रहा हूं 6। रूल नंबर 6 ये क्या कह रहा है? कहता है कि अगर आप किसी पदार्थ को जल में घोल देते हो और जो यौगिक बन रहा है या जो आयन पड़े हैं वो जल में पड़े हैं, तो उसके ब्रैकेट में जलीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है ब्रैकेट में? जलीय। और जलीय को इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है, एक्वस कहा जाता है। तो इसलिए एक्वस ना लिख करके क्या लिख दिया जाता है? AQ लिख दिया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं जल में घोलूं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं जल में घोलूं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये CaOH की ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलूं तो ये बन जाता है CaOH की ट्वाइस। अब ये तो ठोस है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया S। जल द्रव है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया L। लेकिन CaOH की ट्वाइस जो है ना, ये जल में घुला हुआ है, तो इसके ब्रैकेट में मैं लिखूंगा AQ। क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? AQ लिखूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें है? जलीय है। और उदाहरण लिख लो कि जैसे मान लो मैंने NaCl को जल में घोला, NaCl को जल में घोला, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया जल में घुला, तो NaCl टूट गया किसके अंदर? Na+ और Cl- के अंदर, ठीक है। ये जल में पड़ा है Na+, तो ब्रैकेट में लिख दिया AQ। Cl- जल में पड़ा है, इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख दिया AQ। AQ का मतलब क्या है? जलीय है। Na+ कैसा है? जलीय है, जल में घोल दिया तो जलीय है। Cl- भी जल में घुला हुआ है तो जलीय है। ये छठा नियम हो गया आपके पास। चलो बच्चों, इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं 7वां रूल। 7वां रूल, आप ये सारे स्क्रीनशॉट लेते रहे बच्चों। चलो, अभी अपने बस 2-3 रूल और हैं, खत्म हो जाएगा। आप देखें, आपके पास नेक्स्ट आ रहा है रूल नंबर 7। ये क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 आपको ये कह रहा है कि अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यदि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये निशान लगाना पड़ेगा ऐसे,
ठीक है, तीर कैसे बना, आपने ये बनाया और आधा तीर बनाना है, फिर ये बनाया और आधा तीर बनाना है। ठीक है, ये उत्क्रमणीय का निशान है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जिसमें क्रिया कारक उत्पाद में बदलेंगे और उत्पाद वापस क्रिया कारकों में बदलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया कि मैंने लिखा NaOH जल और HCl गैस है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, NaCl भी बना रहा है और H2O बना रहा है। ठीक है, ये भी क्रिया है। ठीक है, इसके अंदर ये क्रिया कारक ये उत्पाद बना रहे हैं, ये उत्पाद वापिस ये क्रिया कारक बना सकते हैं, इसलिए इधर भी ये तीर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये क्रिया कारक उत्पाद में बदल रहे हैं, इसलिए ये तीर का निशान, उत्पाद वापिस अभिकारक में बदल सकते हैं, इसलिए ये बड़ा निशान, और जिसमें क्रिया कारक उत्पाद में बदल जाए और उत्पाद वापिस क्रिया कारक में बदल जाए, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस तरीके का निशान लगाया जाता है। तो ये रूल नंबर हो गया आपका 7। फिर आ जाओ आप कि रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 देखो, ये कहता है बच्चों कि यदि आपके पास ऐसा हो कि किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ताप और दाब की आवश्यकता हो, तो जो परिस्थितियां होंगी ना वो तीर के ऊपर लिखी जाएगी। आपको पता है इधर बाईं तरफ क्रियाकारक, दाईं तरफ उत्पाद और बीच में क्या लगता है, तीर। और इस अभिक्रिया के लिए जो भी परिस्थितियां काम में आएंगी ना, जितना ताप दाब काम में आएगा, परिस्थितियों का मतलब क्या है, ताप दाब, ये जो चीजें हैं वो तीर के ऊपर लिखी जाती हैं। जैसे मेरे पास एक अभिक्रिया है, मैं लिखा N2 + 3H2 और ये मिलकर के बना रहा है 2NH3, अमोनिया बना रहा है। ये भी गैस है, ये भी गैस है और अमोनिया भी क्या है, गैस ही है। इसको होने के लिए 773 केल्विन ताप चाहिए। यह अभिक्रिया तभी होगी जब ताप कितना हो, 773 केल्विन। तो जितना ताप चाहिए वो मैं इस पे तीर के ऊपर लिखूंगा, 773 केल्विन ताप चाहिए। इस अभिक्रिया के लिए होने के लिए 200 एटमॉस्फेयर दाब चाहिए, तो दाब भी मैं तीर के ऊपर ही लिखूंगा, ये लिख दिया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में को होने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, ताप दाब की आवश्यकता होती है, वो ताप दाब क्या किया जाता है, तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। इतना ताप चाहिए 773 केल्विन, तो ये मैंने लिख दिया। 200 एटमॉस्फेयर दाब, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये आपका रूल नंबर हो गया 7। आप 7 के साथ इनको लिखते जाए। चलो बच्चों, अब आपके पास नेक्स्ट है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, चलो रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 कि यदि कोई अभिक्रिया, रूल नंबर 9, यदि कोई अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, तो वो उत्प्रेरक भी कहां लिखा जाता है, तीर के ऊपर ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि ये मैंने एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एथीन है, इसके साथ मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा रहा हूं H2 की। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये द्विबंध है, बराबर का निशान नहीं है, ये द्विबंध है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाऊं तो ये क्या हो जाएगा, CH2 को एक 2 H में से एक H मिल जाएगा, ये बन जाएगा CH3, और एक H इसको मिल जाएगा, ये भी बन जाएगा CH3, और इन दोनों के बीच में बंद हो जाएगा सिंगल। पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए उत्प्रेरक जो चाहिए वो निकल, इसके अंदर उत्प्रेरक चाहिए। निकल क्या है, Ni क्या है, उत्प्रेरक है। तो ये उत्प्रेरक मैंने कहां लिख दिया, तीर के ऊपर लिख दिया। तो आपके पास जो 9वां रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में आता है तो आप तीर के ऊपर लिखोगे। तो ये भी बात हुई कंप्लीट। फिर देखो 10वां रूल क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। 10वां रूल बता रहा हूं मैं आपको। 10वां रूल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लास्ट रूल है, इसके बाद सारी बातें खत्म हो जाएंगी। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं आपके पास। एक तो अभिक्रिया हो सकती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं, वह अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है, जिसमें ऊर्जा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कैसे ऊर्जा निकलती है? जैसे आप कोयले को जलाते हो, कोयले को जलाते हो तो ताप होता है ना, आप उससे आग सेक सकते हो, कोयले को जला करके आप प्रेस गर्म कर सकते हो, तो इसका मतलब उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरीके से आपने, जैसे मान लो ये मेरे पास ग्रेफाइट था, ठोस ग्रेफाइट, अगर मैं इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो CO2 गैस की उपस्थिति में जलाऊं तो CO2 गैस तो बनेगी ही, और साथ में इसमें ऊर्जा भी निकलेगी। 94 किलो कैलोरी प्रति मोल, 94 किलो कैलोरी प्रति मोल जो है ग्रेफाइट को जलाने पर ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ गए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। आपने जब इसको लिखा तो आपने क्या किया कि जितनी ऊर्जा निकलती है, गौर करना, जितनी ऊर्जा निकलती है वो उत्पाद के साथ प्लस लगा करके प्रदर्शित की जाती है। जितनी ऊर्जा निकलती है उसको उत्पाद के साथ प्लस लगा करके प्रदर्शित की जाती है। यहां पर अगर प्लस ऊर्जा लिखी हुई है तो इसका मतलब ये ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब ये ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूं कि जैसे दूसरा है अपने पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें ऊर्जा क्या हो जाती है? अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा जो है वहां पर अवशोषित कर ली जाती है, उसको अपने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके पास जिसमें ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसको अपने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी अवशोषण, शेपी उत्सर्जन। ठीक है, शेपी का मतलब निकलना, शोषी का मतलब अवशोषित होना। इसका उदाहरण मैंने लिखा N2 प्लस O2, N2 गैस प्लस O2 गैस को जोड़ोगे तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, और इसके साथ इस अभिक्रिया, ये जब अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो ऊर्जा को माइनस करके लिखा जाता है, -42 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, -92 नहीं 42। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। अवशोषित हो रही है तो क्या लगा करके निशान लगाओगे? माइनस लगा करके ऊर्जा लिखोगे। और ऊर्जा अगर उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा निकलती है तो प्लस, उत्पाद के साथ प्लस करके ऊर्जा लिखोगे, और ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो उत्पाद के साथ माइनस करके ऊर्जा लिखोगे। ये है लास्ट रूल ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। तो ये रूल हो गए खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। ऊर्जा निकलती है तो उत्पाद के साथ प्लस करके ऊर्जा लिखी जाएगी, ऊर्जा अवशोषित होती है तो उत्पाद के साथ माइनस करके ऊर्जा लिखी जाएगी। तो ये बात समझना बच्चों। चलो, अब ये जो मैंने सारे रूल बताए, इन ये सारे रासायनिक समीकरण लिखने के रूल जो थे, इससे हमें फायदा क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं मैं आपको लिख रहा हूं कि आपके पास अगर मैंने एक अभिक्रिया लिखी कि N2 प्लस 3H2, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा Fe, यहां पर मैंने लिखा 773 केल्विन था, 200 एटमॉस्फेयर दाब, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा 2NH3, यहां पर मैंने लिखा ऊर्जा, ठीक है, और यहां पर लिखा मैंने गैस, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस, अमोनिया भी क्या है? गैस, प्लस में चलिए। ये जो मैंने एक समीकरण लिखी है, रासायनिक समीकरण लिखी है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि जैसे ही ऐसी कोई समीकरण लिखी होगी उससे हमें ये पता लग जाएगा, नंबर एक बात, कि क्रियाकारक कौन से हैं, उत्पाद कौन से हैं। एक तो हमें क्रियाकारक उत्पादों के बारे में पता लग जाएगा। दूसरी बात, हमें क्रियाकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता लग जाएगा कि ये गैस है, द्रव है या ठोस है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा होगा, उससे हमें इसकी भौतिक अवस्था का पता लग जाएगा। दो विशेषताएं। तीसरी विशेषता है कि इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, उसके बारे में पता लग जाएगा। चौथी विशेषता कि इस अभिक्रिया कौन सी परिस्थिति में हो रहा है, कितने ताप कितने दाब पर हो रही है, तो ये परिस्थितियों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है,
तो क्रियाकार को कहते हैं रिएक्टेंट, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा। दूसरा हमने क्या कहा कि इसकी फिजिक भौतिक अवस्था के बारे में पता लग जाएगा, भौतिक अवस्था के बारे में पता लग जाएगा। तीसरा हमने क्या कहा कि उत्प्रेरक कौन सा काम में आ रहा है ये पता लग जाएगा। चौथा हमें इसकी परिस्थितियां क्या है कि कितने ताप कितने दाब पर हो रही है ये पता लग जाएगा। फिर हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है, कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है, ये बात हमें पता लग जाएगी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर प्लस ऊर्जा लिखी हुई है, उत्पाद के साथ प्लस में ऊर्जा लिखी हुई है तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है। अगर ये माइनस में ऊर्जा लिखी होती है इसका मतलब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं रासायनिक अभिक्रिया की। अब बच्चों इसकी कमियां क्या है? कमियां ये है कि हमें ये नहीं पता लगता कि क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं कितनी है, कितना क्रियाकारक पड़ा है कितना उत्पाद पड़ा है ये हमें पता नहीं लगता। ठीक है, तो एक तो क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं नहीं पता लगती, सांद्रताएं नहीं ज्ञात होती। ठीक है, अभिक्रिया से। दूसरी ये है कि अभिक्रिया किस वेग से हुई, मतलब ये अभिक्रिया N2 में H2 मिलाते ही अभिक्रिया होगी या N2 और H2 मिलाने पर कई देर बाद अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया किस वेग से हुई ये भी हमें पता नहीं लगता, ये भी पता नहीं लगता। तीसरी क्या कमी है कि ये अभिक्रिया कितनी होगी, कि ये सारे के सारे क्रियाकारक मिलकर के उत्पाद में बदल जाएंगे या इनमें से कुछ क्रियाकारक ही उत्पाद में बदलेंगे, इस बारे में पता नहीं चलता कि अभिक्रिया कितनी पूर्ण होगी, अभिक्रिया कितनी पूर्ण होगी इसका भी हमें पता नहीं लगता। ये इसकी है कमियां। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण लिखने की मैंने सारे तरीके बताए बच्चों, उसकी विशेषताएं बताई और उसकी कमियां बताई। तो ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। हालांकि छोटा सा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाया है, लेकिन इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसलिए मेरे को इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा अभिक्रिया को संतुलित करना। अगर 10वीं में आपके पास प्रश्न आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, और हिट ट्रायल मेथड क्या है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो बच्चों 10th क्लास वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि सब तक ये बात पहुंचे, और लेसन अभी शुरू ही हुआ है तो सभी के सभी साथ के साथ जुड़ सकें। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।